नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर कृतार्थ है। मैं डीएमसी लुधियाना में छाती विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज वर्ल्ड एस्थमा डे है, यानी विश्व दमा दिवस। इस साल की थीम है एस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, यानी कि जिन्हें एस्थमा की शिकायत है, जिन्हें दमे की शिकायत है, उन्हें उचित शिक्षा देकर सशक्त बनाना, ताकि वे अपने लक्षण व बीमारी पर काबू पा सकें। तो आइए जानते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा वह शिकायत है जिसमें लोगों को सांस लेने में तकलीफ आती है। इसमें सांस की नली में सूजन आ जाती है और सांस की नली सिकुड़ने लगती है। इससे होने वाले लक्षण क्या हैं, जैसे कि कई लोगों को इससे सांस की दिक्कत आती है, कई लोगों में छाती में जकड़न सी महसूस करते हैं, कई लोगों को छाती में से सीटी की आवाज़ आती है और कई लोगों को ऑन एंड ऑफ खांसी यानी कफ की शिकायत रहती है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। पीछे बताए हुए लक्षण, अगर आप अपने पीछे बताए हुए लक्षण डॉक्टर को बताते हैं तो वह आपको एक ब्रीदिंग टेस्ट, जिसे तकनीकी तौर पे पीएफटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहा जाता है, करके देख सकते हैं कि आपके फेफड़ों में क्या दिक्कत है और फेफड़े कितना काम कर रहे हैं। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि शायद ये एलर्जी के कारण हो रहा है तो वो एलर्जी टेस्टिंग भी करा सकते हैं। एस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है। एस्थमा के लिए कुछ गोलियां या इन्हेलर उपलब्ध हैं, जिनमें से इन्हेलर ज़्यादा कारगर यानी अफेक्टिव हैं। मैं आपसे कुछ मिथ्स भी साझा करना चाहूँगा जो आम लोगों में बहुत प्रचलित हैं। इन्हेलर्स कई लोग मानते हैं कि बहुत एडिक्टिव होते हैं और उसको लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। यह आप इस तरह से समझ सकते हैं जिस प्रकार जीवन भर हमें रोशनी के लिए चश्मा पहनना पड़ता है, ऐसे ही अस्थमा के लिए हमें इन्हेलर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बीमारी अस्थमा की लंबी बीमारी है, तभी इन्हेलर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। शोध बताती है कि इन्हेलर के द्वारा हम कम मात्रा में जल्दी और इफेक्टिवली अस्थमा के सिम्टम्स पे काबू पा सकते हैं। इन्हेलर कई लोग समझते हैं कि इन्हेलर केवल एंड स्टेज पे ही यूज़ करने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप शुरुआती दिनों में अस्थमा पर काबू नहीं पाएंगे तो आपकी बीमारी परमानेंट हो जाती है और आपको मेडिसिन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से दिन में लेनी पड़ती है। क्या कुछ तरीके हैं जिनसे आप अस्थमा के सिम्टम्स पे काबू पा सकते हैं, उसे फुली कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, अस्थमा के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि पोलन, मोल्ड्स, डस्ट यानी मिट्टी, स्मोक यानी धुआं, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, खुश्क व सर्द हवा में भी एक्सपोजर जाना अस्थमा के सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट कर सकता है। अगर आप एक बार एक्सरसाइज करते हैं या आप कुछ स्ट्रेस लेते हैं, वो भी आपके अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ा सकता है, तो इन्हें अवॉइड कीजिए। प्लस आपको छाती के इन्फेक्शन होने से भी बचाव करना चाहिए, जैसे कि फ्लू हुआ, कोविड हुआ, इनसे आपको बचना चाहिए। इसके लिए वैक्सीनेशंस उपलब्ध हैं, जिन्हें आप हर साल लेके इनसे बच सकते हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अस्थमा है या आपको अभी रिसेंटली अस्थमा का डायग्नोसिस हुआ है या पता लगा है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से तुरंत कब संपर्क करा जाए। अगर आपको दिनचर्या की गतिविधियां करने में कुछ तकलीफ होती है, आप डेली रूटीन के काम नहीं कर पाते हैं, जैसे खाना बनाना, वॉशरूम जाना या चलना, या अगर आपको बोलने में कोई तकलीफ आ रही है, आप सेंटेंसेस भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह अस्थमा के अटैक का लक्षण समझ लेना चाहिए। या अगर आपकी मेडिसिन की डोज डॉक्टर ने आपको 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इन्हेलर प्रिस्क्राइब किया हुआ है, दिया हुआ है, अगर आप उसको 3 या 4 बार ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो समझिए आपके सिम्टम्स अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं। आपको तुरंत ही निकट डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है।
ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस प्रकार आपको डॉक्टर गाइड करें, जिस फ्रीक्वेंसी से डॉक्टर आपको मेडिसिन समझाएं, जिस तरीके से आपको इन्हेलर लेना सिखाएं, आप उसी तरीके से अपनी मेडिसिन का प्रयोग करें। दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अस्थमा से जुड़े हुए इलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।